नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। डोईवाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। थानों के लेखक गांव में आज कार्यक्रम है। नालंदा पुस्तकालय का लोकार्पण किया जाएगा। अनुसंधान केंद्र का भी लोकार्पण किया जाएगा। हिमाचल के राज्यपाल होंगे शामिल। सीएम धामी भी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। पूर्व मुख्यमंत्री करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक करेंगे अध्यक्षता। तो नालंदा पुस्तकालय का आज लोकार्पण है और बच्चों के लिए ये सौगात, सीएम धामी सरकार बच्चों को सौगात देने के लिए तैयार है। थानों के लेखक गांव में आज कार्यक्रम किया जाएगा। नालंदा पुस्तकालय का ये लोकार्पण होगा। अनुसंधान केंद्र का भी लोकार्पण किया जाएगा। हिमाचल के राज्यपाल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम धामी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की अहम बैठक का दूसरा दिन। गढ़वाल मंडल के निकायों को लेकर चर्चा की जाएगी। निकायों में नाम के पैनल पर किया जाएगा मंथन। पार्टी के जिलाध्यक्ष बैठक लेंगे। संभावित दावेदार होंगे बैठक में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे इसका अध्यक्षता। दिल्ली में पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी रिपोर्ट। तो गढ़वाल मंडल के निकायों को लेकर ये चर्चा की जाएगी। बीजेपी की अहम बैठक आज दूसरा दिन है। गढ़वाल मंडल के निकायों को लेकर आज चर्चा की जानी है। निकायों में नाम के पैनल पर किया जाएगा मंथन। पार्टी के जिला अध्यक्ष बैठक लेंगे और संभावित दावेदार होंगे इस बैठक में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मंथन करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली में पार्टी हाईकमान को भेजे जाएंगे नाम। तो आज नामों पर लिस्ट तैयार की जाएगी और संभावित नामों को दिल्ली भेजा जाएगा, जहां पर प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। तो गढ़वाल मंडल के निकायों को लेकर चर्चा की जा रही है। बीजेपी में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन का दौर जारी है। बीजेपी की अहम बैठक का आज दूसरा दिन है। गढ़वाल मंडल के निकायों को लेकर आज नामों पर चर्चा की जाएगी। निकायों में नाम के पैनल पर आज मंथन होगा। पार्टी के जिला अध्यक्ष बैठक लेंगे। संभावित दावेदार इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मंथन करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली में पार्टी हाईकमान को भेजे जाएंगे नाम। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, बीजेपी की अहम बैठक आज दूसरा दिन है। निकाय चुनाव को लेकर एक तरफ सियासत तेज है, दूसरी तरफ मंथन का दौर भी देखा जा रहा है। आज क्या कुछ इस बैठक में अहम? यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब तक ये कह सकते हैं कि आरक्षण को लेकर बड़ा बवाल विपक्षी दलों की तरफ यहाँ पर किया गया था, लेकिन जिस प्रकार से आपत्तियों का निस्तारण यहाँ पर किया गया, उसके बाद ये कह सकते हैं कि पूरी सियासत बदली हुई नजर आ रही है। क्योंकि 19 निकायों में आरक्षण बदलने का काम यहाँ पर किया गया, जिसको जनभावनाओं के अनुरूप परिवर्तित करने का काम आयोग की तरफ से कर दिया गया। और ऐसे में कह सकते हैं कि नए समीकरण बिछाने अब शुरू यहाँ पर हो चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो नए प्रत्याशियों की तलाश में अब ये कह सकते हैं कि नामों के पैनल को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। आज उम्मीद है कि कांग्रेस में जो पार्टी के जो जिला प्रभारी हैं, जिले के चुनाव को लेकर जो प्रभारी बनाए गए, वो अपनी रिपोर्ट पार्टी संगठन को सौंपने का काम यहाँ पर करेंगे। जबकि बीजेपी में कह सकते हैं कि कल कुमाऊं मंडल की समीक्षा हुई। कुमाऊं मंडल की जितनी निकायां थी, उन निकायों में नामों को पैनल बनाने का काम यहाँ पर कर दिया गया। कुमाऊं के साथ साथ रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद की जो निकायां थी, उनको लेकर भी वहां पर पैनल बना। तो 57 निकायों को लेकर 171 दावेदार वहां पर सामने आए, जिनके नामों का पैनल बनाने का काम यहाँ पर किया गया। और अभी ये कह सकते हैं कि आज गढ़वाल मंडल के निकायों की समीक्षा यहाँ पर होनी है, जिसमें आपके देहरादून, हरिद्वार जैसे बड़े महानगरों के नगर निगम यहाँ पर शामिल है। उनके लेकर दावेदारों के जो पैनल है, उस पैनल को लेकर यहाँ पर मंथन किया जाना है। क्योंकि देहरादून में की अगर हम बात करें तो देहरादून नगर निगम में मेयर पद के लिए 20 दावेदारों के नाम अब तक पार्टी के सामने यहाँ पर आ चुके हैं। 100 वार्डों पर जो प्रत्याशी खड़े करने हैं, उसके लिए 850 से ज्यादा नाम अभी तक पार्टी के पास जमा हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत यहाँ पर करी। तो ऐसे में पार्टी इस समय बड़े मंथन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी को
चुनाव जीतना है, बड़े अंतर से चुनाव जीतना है, इसलिए चुनाव जीतने वाले जो प्रत्याशी हैं उनकी तलाश में पार्टी इसमें जुटी हुई नजर आ रही है और हर सीट पर 3-3 नामों का एक पैनल बनाने का काम पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में निकाय चुनाव का रण भले ही और गहराता हुआ नजर आए, लेकिन जितना अभी पार्टियों के सामने संकट है वो सबसे बड़ा संकट जिताऊ प्रत्याशी तलाश करने का है, जिसको लेकर इस समय दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही जुटी हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अब ऐसे में गढ़वाल मंडल के निकायों को लेकर चर्चा की जाएगी। कितने बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में कहा जा रहा है कि जो संभावित दावेदार है वो हिस्सा बनेंगे इस बैठक के? देखिए, अभी तक ये कह सकते हैं कि जो पार्टी की जो संगठन की जो कार्य प्रणाली जो रही है उस पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पार्टी के जो चुनाव प्रभारी हैं आदित्य कोठारी जो प्रदेश महामंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय जी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं वो इस चुनाव में यहाँ पर मौजूद इस बैठक में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनके सामने जो अभी तक संभावित प्रत्याशी जिन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत करी है या फिर ऐसे बड़े नाम जो इस चुनाव के लिए बड़े उपयोगी हैं, बड़े उपयुक्त हैं, उनको पार्टी संभावित दावेदार के रूप में आप बना सकते हैं, उनके नामों पर भी आज यहाँ पर मंथन होगा। तो बाहर ये कह सकते हैं कि कार्यालय कक्ष के बाहर पार्टी अपनी जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो वहाँ पर जुटे हुए नजर आएंगे, अपनी अपनी लॉबिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अंदर पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उन सभी नामों का यहाँ पर मंथन करेंगे और उसके बाद 3 नामों का एक पैनल बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा जो पार्टी हाईकमान को भेजे जाएंगे और उन्हें 3 नामों में से किसी एक नाम पर पार्टी हाईकमान मोहर यहाँ पर लगाएगी, जो आने वाले दिनों में संभावना जिसकी उम्मीद है कि 28 दिसंबर से पहले होगा। पैनलों का लिस्ट आज बनाया जाएगा और इसे दिल्ली भेजा जाएगा। हालांकि किस पर मुहर लगाया जाता है देखना बेहद दिलचस्प होगा अभय, लेकिन सवाल यही है क्योंकि अनुभवी और युवा जो नेता है उन दोनों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी किसका चयन करेगी? युवा पर दाव लगाएगी या फिर अनुभवी पर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि बीजेपी के सामने संकट इस बात का नहीं है कि दावेदारों की फौज बड़ी लंबी है, बल्कि संकट इस बात का है कि उस लंबी फौज में से किसी जिताऊ एक प्रत्याशी का नाम यहाँ पर तलाशना है जिस नाम पर पार्टी के दूसरे नेता भी सहमत यहाँ पर हो सके। क्योंकि अभी तक ये कहा जा सकता है कि पार्टी के पास लंबी फेरिस्त तो है, टिकट किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर मिलना, तो ऐसे में जो दूसरे जो संभावित जो दावेदार थे जिन्होंने अपनी दावेदारी करी है उनको मनाने का दौर भी यहाँ पर जारी हो चुका है। तो ये कह सकते हैं कि संभावित प्रत्याशियों में से ही किसी एक नाम का या 3 नामों के सहमति बनाने की कोशिश यहाँ पर जुटी की जा रही है और उसके लिए बाकायदा जो पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनौती यही है कि लंबी फेरिस्त में से जिताऊ प्रत्याशी ढूंढना और टिकट मिलने के बाद जो डैमेज कंट्रोल करना है पार्टी के भीतर, जो नाराज जो नेता होंगे उनको मनाने के लिए किस तरीके की जिम्मेदारी नेताओं को दी जानी है उसको लेकर यहाँ पर मंथन चल रहा है। तो कह सकते हैं कि चुनौतियां बड़ी और उससे निपटना होगा। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इन दावेदारों की लंबी कतार में किसका चयन होता है और किस तरीके से ये जो नाराजगी का दौर चलेगा उस पर बीजेपी किस तरीके से लगाम लगा पाती है, देखना बेहद अहम होगा। आप बने रहिए अभय हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो चुनाव की तैयारी है और ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये लंबी लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस किस पर दाव लगाती है, किस पर मुहर लगाती है। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। जिलों के प्रभारी सौंपेंगे रिपोर्ट, प्रदेश कमेटी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देहरादून में मौजूद है गुरदीप सिंह सप्पल बैठक में शामिल होंगे। बैठक में चुनाव प्रबंधन, चुनाव रणनीति पर चर्चा की जाएगी। प्रत्याशियों को लेकर भी मंथन जारी है। तो आज जिलों के प्रभारी रिपोर्ट सौंपेंगे। कांग्रेस में बैठकों का भी दौर जारी है। आज जिलों के प्रभारी भी रिपोर्ट सौंपेंगे। प्रदेश कमेटी को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देहरादून में मौजूद है गुरदीप सिंह सप्पल बैठक में शामिल रहेंगे। बैठक में चुनाव प्रबंधन, चुनाव रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। प्रत्याशियों को लेकर भी मंथन का दौर जारी है। तो चुनाव की तैयारी को लेकर लगातार बैठक की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। आज जिलों के प्रभारी रिपोर्ट सौंपेंगे। कितने बजे ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, अब से कुछ देर में लगभग 12 बजे के करीब ये बैठक फिर से यहाँ पर शुरू होगी,
लगातार पिछले कई दिनों से कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपनी बैठकें यहाँ पर कर रहा है। पहले समन्वय समिति की बैठकें यहाँ पर हुई थी और अब ये कह सकते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है वो अपनी बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी ये कह सकते हैं कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता, चाहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह हो, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश सिंह रावत हो, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हो, वो सभी लोग बैठक करते हुए नजर आ रहे थे। जो संभावित जो निकाय चुनाव के लिए जो संभावित जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के नामों को लेकर बातचीत यहां पर हो रही थी और आज भी ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक यहां पर होनी है क्योंकि जिलों के जो प्रभारी हैं, कांग्रेस पार्टी के जिलों के जो प्रभारी हैं वो अपनी रिपोर्ट इस समय पार्टी प्रदेश नेतृत्व को सौंपने का काम यहां पर करेंगे कि जिलों में जो निकायां हैं, निकायों में पार्टी के जो संभावित दावेदार हैं उनमें से कौन सा दावेदार मजबूत है, किसके साथ जनाधार यहाँ पर जुड़ा हुआ है, कौन से मुद्दे यहाँ से होंगे, उन सब चीजों को अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट देने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि चुनाव प्रबंधन किस प्रकार से रहने वाला है, चुनाव की रणनीति क्या कुछ यहाँ पर रहेगी, आज की इन बैठकों में तय करने का काम कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो सदस्य हैं गुरदीप सिंह सफल, वो इस बैठक में यहाँ पर मौजूद रहेंगे क्योंकि निकाय चुनाव को ले उनको ऑब्जर्वर की भूमिका यहाँ पर दी गई है, वो यहाँ पर रहेंगे और पूरे निकाय चुनाव का जो प्रबंधन यहाँ पर रहने वाला है, निकाय चुनाव की जो रणनीति रहने वाली है उसको लेकर बातचीत यहाँ पर करेंगे। पार्टी के जो नेता हैं उनको दिशा निर्देश देने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा और ये कह सकते हैं कि पार्टी हाईकमान यानी केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय बना रह सके पार्टी के बीच में, उसको लेकर वो बेहतर काम करने की तैयारी में यहाँ पर जुटे हुए नजर आएंगे। अभी ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के सामने चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि सत्ताधारी दल से मुकाबला करना है। पिछले 2 बार के जो निकाय चुनाव यहाँ पर रहे हैं उसमें कांग्रेस को बड़ी हार यहाँ पर मिली थी, ज्यादातर जगहों पर उसका बोर्ड गठन नहीं कर पाया था और इस बार ये कह सकते हैं कि जब कांग्रेस के पक्ष में सारी चीजें बनती हुई नजर आ रही क्योंकि 2 उपचुनाव कांग्रेस पहले ही प्रदेश के भीतर यहाँ पर जीत चुकी है, चाहे बद्रीनाथ का उपचुनाव हो या मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव हो, कांग्रेस ने बड़े मार्जिन से उसे जीतने का काम यहाँ पर किया था। ऐसे में अब चाहती है कांग्रेस की जो जीत का जो मोमेंट बना हुआ है उस सिलसिले को बरकरार रखा जा सके, निकाय चुनाव में जनहित के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम किया जा सके और सबसे बड़ी बात है कि जिताऊ प्रत्याशी यहाँ पर तलाशा जा सके क्योंकि कांग्रेस में कोशिश यही रहती है कि जो प्रत्याशी जीतता है उसको फिर से बीजेपी की तरफ खींचने की एक आदत यहाँ पर देखने को मिल रही थी, बीजेपी की तरफ वो जाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में वो सब चीजें यहाँ पर ना हो, उन सब चीजों की पुनरावृत्ति यहाँ पर ना हो, उसके लेकर भी कांग्रेस यहाँ पर जुटी नजर आ रही है और हर तरह से ये कह सकते हैं कि निकाय चुनाव के लिए मजबूत और टिकाऊ कैंडिडेट तलाशने के काम में जुटी हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अब ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है और टिकाऊ और जिताऊ प्रत्याशी के चयन को लेकर ये मंथन किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है क्योंकि निकाय चुनाव को जिस तरीके से हमने देखा, कांग्रेस ने उपचुनाव में तो जीत हासिल की है, बद्रीनाथ हो या मैंगलोर हो, लेकिन अब ऐसे में निकाय चुनाव में भी जीत दर्ज कर सके कांग्रेस, इसके लिए वो क्या कुछ चुनावी रणनीति बनाएगी? देखिए, सबसे बड़ी रणनीति कांग्रेस की यही है कि जनता के मुद्दों को किस प्रकार से उठाया जाए, जनता के मुद्दों को किस प्रकार से जनता के बीच रखा जाए ताकि जनता उन मुद्दों पर भरोसा कर सके और कांग्रेस के साथ जो खड़ी नजर आ सके। क्योंकि कांग्रेस के लिए अभी तक ये कह सकते हैं कि चुनाव से पहले अच्छा कार्यक्रम दिखता हुआ नजर आता है, अच्छा माहौल बनता हुआ नजर आता है, लेकिन जैसे ही मतदान का समय आता है ये सभी माहौल उसके अगेंस्ट होता हुआ नजर आता है। तो वो सब चीजें यहाँ पर ना हो, निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल हो सके, ज्यादातर जगहों पर पार्टी के मेयर प्रत्याशी, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी या सभासद जीतते हुए नजर आए, उसके लिए ऐसी रणनीति बनाने की आवश्यकता है ताकि जनता उन पर भरोसा कर सके। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मंथन यहाँ पर कर रही है, सभी के जो सुझाव है उन सुझावों को लेने का काम यहाँ पर कर रही है, पार्टी के हर वरिष्ठ नेता के अनुभव को यहाँ पर साझा करने का काम यहाँ पर कर रही है ताकि सभी के अनुभव के आधार पर इस बेहतर चुनाव के लिए बेहतर रणनीति यहाँ पर बनाई जा सके, बेहतर चुनाव प्रबंधन यहाँ पर किया जा सके ताकि निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल हो सके। उसको लेकर यहाँ कांग्रेस जुटी नजर आ रही है। सवाल बस यही उठता है कि चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले कांग्रेस के लिए माहौल बहुत अच्छा होता है, बेहतरीन होता है, उसके बाद ऐसा क्या कुछ होता है, वोटिंग के बाद ऐसी परिस्थिति क्यों बदल जाती है कांग्रेस के साथ? देखिए, वही है कि जीत का मोमेंट बना रह सके, कार्यकर्ता उत्साहित रह सके। सबसे बड़ी बात है कि जिसको दावेदार यहाँ पर बनाने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा, जिसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, उस पर जनता भरोसा कर सके, पार्टी के दूसरे नेता भी सहमत यहाँ पर हो सके, यानी डैमेज कंट्रोल कम से कम यहाँ पर हो, उस डैमेज कंट्रोल करने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसी कोशिश कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करिए। इसलिए एक सर्वविदित नाम जो होगा जिस पर सभी की सहमति यहाँ पर हो सकती है, उसको चुनाव मैदान में उतारने का काम यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से किया जा
जा सकता है। बिल्कुल, अब किसे जो चुनाव में संभावित जो उतारती प्रत्याशी हैं है उनके अभय? जनाधार को भी तोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल, कांग्रेस अब किसे उतारती है चुनाव में, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसको लेकर अब बैठकों का दौर भी जारी है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। तो चुनाव की तैयारी को लेकर और प्रत्याशियों के चयन पर बैठकों का दौर जारी है, मंथन किया जा रहा है। हालांकि किसे प्रत्याशी बनाती है और प्रत्याशी बनाने के बाद किस तरीके की नाराजगी पार्टियों में सामने आती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो अब आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ऊर्जा के लिए और अच्छा स्थान, अधिक समय तक भगवान सूर्य के दर्शन होंगे, इसकी बधाई देता हूं। और क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े हुए सभी बंधु बांधवों को भी क्रिसमस की बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर श्रद्धेय अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया और 2014 से लगातार उन कार्यों को लेकर के सरकारें एक अभियान के साथ आगे बढ़ती हैं। चूंकि यह वर्ष श्रद्धेय अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए सुशासन सप्ताह का आयोजन हुआ। सुशासन सप्ताह के अवसर पर प्रदेश के अंदर हर जनपद में कार्यक्रम हुए। इसमें प्रशासन और शासन से जुड़े हुए सभी विभाग तो जुटे ही थे, साथ साथ 3 प्रकार के अन्य कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिनमें आपने देखा होगा कि लखनऊ जनपद के अंदर 8वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए निबंध लेखन की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जो सुशासन पर आधारित थी। और मैं चाहूंगा कि सचिवालय प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग इन सब का संकलन प्रदेश भर से करें और प्रदेश भर में सुशासन से संबंधित स्मारिका और पत्रिका का वहां से प्रकाशन हो या राज्य स्तर पर उसका संकलन हो। राज्य स्तर पर उन अच्छे आलेख को संकलित करते हुए उसको विभिन्न लाइब्रेरी में उपलब्ध करवाया जाए, जिससे अन्य लोग भी पढ़ सकें, देख सकें। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन ग्रेजुएशन स्तर पर और पीजी स्तर के बच्चों के लिए किया गया था, जिसमें भी 3 बच्चे जनपद स्तर पर, प्रत्येक जनपद में 3-3 बच्चे जो सेलेक्ट हुए उनको भी आज सम्मानित किया गया। एकल कवि नवोदित जो कवि हैं, काव्य पाठ, जो अटल जी एक कवि भी थे, उनकी कविताएं बड़ी प्रसिद्ध रही हैं, उससे संबंधित काव्य पाठ का आयोजन भी किया गया। और मुझे प्रसन्नता है कि युवाओं ने इसमें बड़ी रुचि ली, समाज के प्रत्येक तबके ने रुचि ली। कल से मैं देख रहा हूं शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को 19 दिसंबर को मैंने स्वयं ही इसका शुभारंभ किया था, जो एग्जीबिशन लखनऊ में आयोजित हुई थी। और आज इस आयोजन के साथ कल के कार्यक्रम में हम लोग दिन भर उन कार्यक्रमों के साथ जुटे रहे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम थे। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। खबरों बढ़ते आगे, उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीख घोषित होते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां नेता टिकट को लेकर दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस हाईकमान ने भी प्रत्याशी चुनने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही नामों की घोषणा भी की जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम कोशिश कर रहे थे कि 26 यानी
कि अधिकतर लोगों के टिकट की घोषणा कर दी जाए। हालांकि समय बहुत कम है, इसलिए बाकी के नामों की घोषणा के लिए हो सकता है हम एक दिन का समय और ले लें। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और एक तरफ से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करती हुई नजर आ रही है। कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि हम 26 तक मैक्सिमम लोगों के टिकट डिक्लेयर कर दें और जिनमें थोड़ा हैसल होगा या कहीं इस तरीके की बातें होंगी क्योंकि समय बहुत कम है, तो हो सकता है एक दिन और हम लेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन आरक्षण की अंतिम सूची पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने निकायों में आरक्षण में अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने अपने हिसाब से सीटें तय की है। हालांकि बीजेपी इस आरोप को बेबुनियाद बता रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि कांग्रेस के आरोप में कोई आधार नहीं है। कांग्रेस आज मुद्दा विहीन हो चुकी है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है। कई नगर पालिका और नगर पंचायत ऐसी है जहां कांग्रेस ढूंढती फिर रही है, लेकिन उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा। बीजेपी में कोई ऐसा निकाय नहीं है जहां 5 से 7 दावेदार ना हो, इसलिए डर से कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही है। जहां तक रही आरक्षण की बात, तो वो एक्ट के आधार पर ही तय हुआ है। पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से होमवर्क भी कर रही थी, आप सबके संज्ञान में है। और बीजेपी ने कल जो आरक्षण में परिवर्तन किए हैं वो बड़ी चालाकी से और बहुत ही धूर्तता के साथ किए हैं। जहाँ जहाँ उनको खुद की कमज़ोरी लग रही थी वहाँ अपने मन मुताबिक किए हैं। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में लगातार चौथी बार महिला सीट कर दी गई है। इस तरीके के अनेकों अनियमितताएँ देखने को आ रही है। कई मतलब बीजेपी पूरी गंदगी इस इलेक्शन में करने के मूड में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ेगी और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, कांग्रेस के आरोप में कोई आधार नहीं है और कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है। उनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। कई नगर पालिकाएँ, कई नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ढूंढते फिर रही है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई भी निकाय नहीं है जहां हमारे 5-5, 7-7 कम से कम जो है दावेदार हैं। और ये इस बात को दर्शाता है, ये इस बात का लक्षण है कि भारतीय जनता पार्टी आज मजबूत स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी से जो दावेदारी कर रहा है उसको ये पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट का मतलब हम चुनाव जीतेंगे। तो इसलिए कांग्रेस इससे घबरा करके, भयभीत होकर के इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। और जो भी आरक्षण तय हुआ है उसमें चाहे आपत्तियों के बाद हुआ है या पूर्व में हुआ है, वो बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से हुआ है, पूरी छानबीन के बाद हुआ है। और जो नियम है निकाय का, जो एक्ट है, उस एक्ट के अनुसार ही आरक्षण तय हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तराखंड निवास नई दिल्ली में स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। वो दिल्ली पहुंचकर उनके तमाम कार्यों को याद करते हुए भी नजर आए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। सीएम धामी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। दरअसल अगले साल उत्तराखंड में यूसीसी लागू होना है, उससे पहले सीएम और गृह मंत्री की मुलाकात हुई है। गृह मंत्री के साथ मुलाकात पर धामी ने कहा कि जुलाई से देश के अंदर नए कानून लागू हुए, उनको लागू करने के लिए उत्तराखंड लगातार काम कर रहा है। गृह मंत्री के साथ की गई बैठक में जानकारी विस्तार से दी गई है। तो यूसीसी को लेकर चर्चा की गई, तो सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पिछले दिनों देश में विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग सुर्खियां बटोरने के लिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संसद में दिए गए बयान के एक छोटे से हिस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। और लगातार ये घृणित कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है
और उन अंबेडकर जी के नाम पर कर रही है जिसने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया। हमारे देश को संविधान देने वाले बाबा साहब का जीवन हमेशा समानता पर आधारित भारत के निर्माण को समर्पित था। लेकिन फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।